नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। देश में 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। आपदा की ऐसी स्थिति में चुनौतियां बड़ी थी। काम धंधा सब कुछ ठप हो चुका था। श्रमिक, युवा, किसान सबके सामने जीवन यापन की चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे माहौल में भारत सरकार को दोहरी जिम्मेदारी निभानी थी। लोगों को संक्रमण से बचाना था और गरीबों को भोजन और रोजगार भी उपलब्ध कराना था। 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 170 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई। इस पैकेज से गरीबों को मुफ्त अनाज, किसानों के खातों में सहायता, मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम शुरू हुआ। अब जबकि अनलॉक के दूसरे चरण में हैं हम, महामारी पर नियंत्रण के लिए सुविधाओं का पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इस योजना के तहत देश के 131 पिछड़े जिलों में, जिनमें प्रदेश के 31 जिले शामिल हैं, विभिन्न सरकारी विभागों को एक साथ इस योजना के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रभाव पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस और लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर अजय प्रकाश जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कलहंस जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। एक पूरी अगर स्थिति को देखें, मार्च से लेकर के अब तक की, संक्रमण से लोगों को बचाना था। उस बचाने में दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि जो रोज कमा खा रहे थे उनको भोजन कैसे दिया जाए और किस तरह से बचाया जाए। सारी योजनाएं क्रमशः सामने आती गई और आज फिर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी योजना को उन गरीबों को फिर से खड़ा करने और साथ में आगे बढ़ने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जब ये योजना लागू की गई, इस योजना को जब लेकर केंद्र सरकार आई है, उस समय एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम महामारी को भी भूल कर हम बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या से जूझ रहे थे। भारी तादाद में प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के उस दौर में काम धंधे बंद हुए थे और सबसे ज़्यादा दिक्कत दिहाड़ी मजदूरों को हो रही थी, जो बड़े शहरों में या अपेक्षाकृत ज़्यादा विकसित राज्यों में काम कर रहे थे। तो महामारी का संकट अपनी जगह वो बरकरार था, लेकिन वो पीछे हो गया था और पलायन कर रहे मजदूरों के जीवन यापन का बड़ा संकट सामने खड़ा हुआ था। आप अगर देखें तो उस समय सुप्रीम कोर्ट से लेके और केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार, हर जगह समस्या सबसे बड़ी जो खड़ी हुई थी वो यही खड़ी हुई थी। ऐसे में जब ये गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत हुई, जैसा आपने बताया, 131 जिलों में 6 राज्यों में शामिल। ये 6 राज्य वही राज्य थे जिन राज्यों से में पलायन पहले हुआ था और उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा लौटे थे, यानी कि प्रवासी मजदूरों की। और उत्तर प्रदेश उसमें एक बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी रहा। आपने बताया 31 जिलों में उत्तर प्रदेश के इस योजना को लागू किया गया। तो ऐसे समय में जरूरी यह था कि इन प्रवासी मजदूर जो आ चुके हैं, इन प्रवासी मजदूरों का उस समय यह भी तय नहीं था, आज भी तय नहीं है कि महामारी का प्रकोप कब तक कायम रहेगा और कब इससे निजात मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि इस इंतजार में नहीं छोड़ा जा सकता था कि ये प्रवासी मजदूर एक दिन फिर वापस चले जाएंगे और तब फिर वही काम करने लगेंगे। इस तरह की समस्या नहीं थी। अब उनको रोजगार देने की समस्या थी। ऐसे में ये योजना लाई गई जिसमें हर जिले में 25,000 मजदूरों का जो लक्ष्य रखा गया। और अगर आप देखें जो पैटर्न आया है प्रवासी मजदूरों का, तो 25,000 मजदूरों को अगर आप लाभान्वित करते हैं, और चूंकि उत्तर प्रदेश से पलायन लंबे समय से, आज़ादी के पहले से ही उत्तर प्रदेश से पलायन होता रहा है, माइग्रेशन का एक रिवाज सा है। उत्तर प्रदेश का उस तरीके से औद्योगिक विकास नहीं रहा है जैसा अन्य राज्यों में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादा जिले शामिल थे, लेकिन एक जिले का ये जो संख्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई, ये संख्या अपने आप में पर्याप्त थी। इसके लिए राज्य की सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी थी। विभिन्न विभागों को राज्य सरकार के जो हैं उनको समन्वय करके इन मजदूरों के फिर से सेवा आयोजन का रास्ता निकालना था और उनको दोबारा नौकरियों पे लगाना था, काम पर लगाना था। ये योजना जब लागू होती है, आप देखें, अगर आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, स्किल मैपिंग इस योजना का एक पार्ट था। और जितनी जल्दी
इस स्किल मैपिंग के काम को अभियान की तरह चलाकर, हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश में मई के महीने से ही स्किल मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ने स्किल मैपिंग का काम पूरा कर लिया है। पलायन का से अधिक मजदूरों की पहचान की है। हाँ, तो स्किल मैपिंग के बाद उनके स्किल के हिसाब से जो अकुशल मजदूर थे, जो जिनके पास किसी तरह का स्किल नहीं था, जो केवल मेहनत मजदूरी करना जानते थे, मनरेगा के मार्फत उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी अपनी कुछ योजनाएं थी। एमएसएमई के माध्यम से, ओडीओपी के माध्यम से उनको काम दिलाना रहा। और मनरेगा के मार्फत, मनरेगा में आप संभवतः हम लोगों ने 2-3 दिन पहले दूरदर्शन में ही एक डिबेट में ये बात सामने आई थी कि मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक, जब से मनरेगा की स्थापना हुई है, सबसे ज़्यादा मानव श्रम दिवसों का, यानी हम करोड़ों में पहुंच गए मानव श्रम दिवसों को सृजित करने के मामले में, यानी कि बड़े पैमाने पर अकुशल मजदूरों को काम मिला। और 18 करोड़ मानव दिवस सृजित हो चुके अपने हैं आप में, और 1 करोड़ प्रतिदिन जो है मानव दिवस सृजित करने का सरकार का लक्ष्य है। तो ये जो हमारे पास इतनी बड़े, हमने जो 25,000 का लक्ष्य है, हमने उससे कहीं ज़्यादा लोगों को खपते देखा है, कामकाज पाते देखा है उत्तर प्रदेश में। तो इस नाते से ये योजना अपने आप में बहुत मील का पत्थर साबित हुई कि जिसकी वजह से, जैसा कि माना जा रहा था, जब एक भीड़ दिखाई पड़ रही थी चारों तरफ प्रवासी मजदूरों की, तो लग रहा था कि ये शायद सदी का सबसे बड़ा संकट होगा सेवा आयोजन के मामले में, क्योंकि जो प्रवासी मजदूरों का पलायन है, पलायन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ी जो चिंता थी, उस चिंता को एड्रेस करने का काम इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के मार्फत हुआ। और राज्यों ने भी इसमें, चूंकि ये राज्यों की मूल समस्या राज्यों की थी, राज्यों में लौटे थे लोग, राज्यों की वो आबादी थी, तो राज्यों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर काम करना राज्यों के बाद आप कलहंसी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभी और आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से सारी स्कीम जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है। डॉक्टर अजय, ये योजना कभी कभी लोग सरसरी तौर पर इसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर है क्या। हमारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं, क्या कुछ है इस स्कीम में, कहाँ लाभ मिल सकता है और किन क्षेत्रों में इसे लागू किया जा रहा है? देखिए, अभी सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल वृहद रूप से किस प्रकार से इस योजना का सृजन किया गया और उसकी क्या आवश्यकताएं थी, ये उन्होंने बताया। असल में इस योजना के 2 खास स्तंभ हैं जिस वजह से इस योजना को लाया गया। सबसे पहला तो ये था कि जब वो पलायन कर रहे थे मजदूर, हमारे श्रमिक पलायन कर रहे थे वापस ग्रामों में, उस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ग्रामों में किसी प्रकार का कोई भी नया काम नहीं था। काम असल में सारे के सारे ग्राम से शहरों में जो है ऑलरेडी आ चुके थे। तो ये देखना था कि किस प्रकार से हम अपने वर्कर को एंगेज करें, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा था। दूसरा, अगर हम इसमें ध्यान दें तो हमें आर्थिक रूप से जिस जगह के ऊपर इस पे ध्यान देना है वो ये है कि किसी के पास भी पैसा नहीं था, क्योंकि वो जो शहर से छोड़ के जा रहे थे, उस जगह पर उनको जो पैसे मिल रहे थे वो किसी प्रकार का पैसा उनके पास नहीं था। और जिस वक्त लॉकडाउन था तब तक वो शहरों में रह चुके थे, तो उनके पास जो कुछ उनकी बची पूंजी थी वो खर्च हो चुकी थी। अच्छा, आपको अब उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं कि किस किस तरीके से ये सारे के सारे लोग वापस लौटे उस वक्त, हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, स्कीम पे कर रहे हैं, तो नहीं, हम स्कीम पे ही कर रहे हैं। तो उस वक्त ये योजना अपने आप में जो है, ये एक बहुत ही, जैसा आपने कहा, मील का पत्थर साबित हुई। वो इसीलिए साबित हुई क्योंकि हमने उनको एक आर्थिक सपोर्ट दिया। आर्थिक सपोर्ट देने के लिए हमने ये 6 स्टेट्स जो हैं उनको चिन्हित किया और वो 25 मेन डिपार्टमेंट्स और इंडस्ट्रीज हमने जो है चिन्हित करी कि हम इसके अंदर लोगों से काम करवाएं। हमारे पास रोडवेज है, माइंस है, वाटर है, तो इस तरीके की, और हमने 22 जो है वो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को जो है फोकस किया, और इस तरीके से फोकस किया और इनको ऐसे निकाला जिससे कि जो गांव की ज़रूरतें हैं हम उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें और किसी प्रकार का रोजगार और इंडस्ट्री दोनों ही गांव में सृजित कर सकें। तो लोग इस बात को अब तक अच्छी तरह से समझने लग गए हैं कि अगर ये योजना ना होती तो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता और बड़ी मुश्किल से हम शायद लोगों की जो है रोजी रोटी कर पाते। इतना ही नहीं, सरकार ने इसी योजना के तहत लोगों को खाना भी दिया, उन्होंने सिलेंडर भी दिया। तो अलग अलग समय पे जब राशन दिया गया और सिलेंडर दिया गया तो कोई भी घर शायद ऐसा नहीं बचा जहां के ऊपर
किसी को भी खाने की परेशानी हुई हो। तो ये सारे की सारी चीजें जिनका सृजन किया गया वो इसी तरह से किया गया कि आर्थिक सुदृढ़ता वो हमारी बनी रहे, और इस पैंडेमिक के समय में भी, इस महामारी के समय में भी हमारा एक भी भारतीय वो किसी भी प्रकार से कहीं पे वीक ना हो। जी बिल्कुल। कलहन जी, अब जब बात हो रही है कि तमाम हुए विभाग, अगर हम अपने राज्य में ही देखें, कई सारे विभाग हैं, अलग अलग तरीके से लोगों के भले के लिए काम करते हैं, सरकार योजनाएं बनाती हैं, लेकिन लक्ष्य ये रखा जा रहा है कि 10-12 विभागों को इकट्ठा किया जाए और वो सारे विभाग मिल करके जो चिन्हित स्थान है, चिन्हित व्यक्ति हैं, चिन्हित लोग हैं, उन तक जो है लाभ पहुंचाया जा सके। तो इस को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये इंटीग्रेशन जो है उसकी तरफ हमारे यहाँ कदम तो उठाने पहले से शुरू कर दिए गए थे। योजना के आने के साथ ही एक तरफ स्किल मैपिंग चल रही थी, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स भी हमारे यहाँ चल रहा था। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम शुरू कर दिया गया। यानी कि हमने जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ है, हमने लॉकडाउन 1 शुरू होने के पहले, यानी पहला लॉकडाउन के बाद, अनलॉक 1 के पहले ही, जब पहला लॉकडाउन का चरण खत्म होता है, दूसरे लॉकडाउन के चरण के शुरू होते के साथ हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो गया। आप एक्सप्रेसवेज का काम देखें, उसी समय शुरू होता है। उसी समय पीडब्ल्यूडी को अलाउ कर दिया गया, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट तमाम सारी चीज़ों में काम उसी समय से शुरू हो गया। अब ज़रूरत इस बात की बहुत है कि विभागों में आपस में इंटीग्रेशन हो जाए, क्योंकि स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। अब आपके पास एक डेटा बैंक है, वो डेटा बैंक बता सकता है कि अगर आपको मैसोन की ज़रूरत है, अगर आपको टेलरिंग की ज़रूरत है, अगर आपको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, तो हमारे पास इतना मानव श्रम उपलब्ध है। और प्रोएक्टिव तरीके से जिन राज्यों ने काम किया, मैं उत्तर प्रदेश का बार बार उदाहरण आपको इसलिए देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कुछ एक इंडस्ट्री के चैम्बर्स के साथ, कुछ ऐसे संगठनों के साथ, एमएसएमई के संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकायदा एमओयू किया और उनको अपने पास मौजूद मानव श्रम की, जो कि स्किल्ड थे, उनकी सूची सौंपी कि हमारे पास देखिए ये लोग हमारे पास मौजूद हैं, आप इनमें से कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, आप इनकी संभावनाएं तलाशें। और इस पूरी प्रक्रिया के तहत बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ। और एमएसएमई के साथ देखिए, एमएसएमई को भी इसी गरीब कल्याण योजना के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखें तो उत्तर प्रदेश में हुआ, अन्य भी कुछ राज्यों में किया गया कि रोजगार संगम मेले की शुरुआत की गई। वो रोजगार संगम मेला उन एमएसएमई, मतलब उन इंडस्ट्री चलाने वालों को रोजगार देना नहीं था, उनको इस काबिल बनाना था, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर, जो कर्ज के तौर पर दिया गया उनको, कि जिससे कि वो इतने सक्षम हो सकें कि वो कम से कम अपने यहाँ एक व्यक्ति को रोजगार दे सकें। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमईज हैं और ये लक्ष्य रखा गया कि अगर प्रति एमएसएमई एक व्यक्ति नया रोजगार अगर एक सृजित करती है तो 90 लाख रोजगारों का सृजन उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लक्ष्य जो था वो लक्ष्य पूरा का पूरा 90 लाख का हो गया, लेकिन उनको उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन लोगों के सामने आर्थिक संकट आड़े आ रहा था, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश भर में सभी एमएसएमईज के सामने, छोटे मझोले उद्योगों के सामने पूंजी का संकट रहता है। उस पूंजी के संकट को दूर करने के लिए अब तक 11,000 करोड़ का लोन दिया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। उनको बहुत ही कम ब्याज दरों पर उनको दिया जा रहा है, आसानी के साथ कुछ एक घंटों के अंदर उनके कागज प्रोसेस किए गए और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई। ये अगर आप देखें तो हमारे पास इस समय जो आंकड़े मौजूद हैं, हम करीब 3.25 से 3.5 लाख छोटी यूनिटों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा चुके हैं बाई वे ऑफ लोन। तो इससे जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और उनको अपने एक्सपेंशन, अपने काम को चलाने में सुगमता होती है, तो अपने यहाँ वो रोजगार का सृजन भी की भी शुरुआत करते हैं। जो विभाग हैं, इनमें से कुछ विभाग ऐसे हैं जो विभाग हमारे यहाँ अभी उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे दूरसंचार है, इन क्षेत्रों में, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे विभाग हैं जिन विभागों में नए रोजगार के अवसर तलाशे जाने हैं। उनमें से 22-23 विभाग उत्तर प्रदेश में ही ऐसे हैं कि जिनमें 16 को आइडेंटिफाई किया गया है कि इनको इंटीग्रेट करके, यानी कि कहीं डुप्लीकेसी ना हो। बिल्कुल। अगर हमारे पास जब डेटा बैंक मौजूद है तो कहीं डुप्लीकेसी। उदाहरण अगर हम लें तो हमारा जो निर्माण का विभाग है, सड़क बनाने वाला, पीडब्ल्यूडी भी है, आरईएस है,
कई सारी एजेंसियां काम करती हैं। जी, तो ये जब डेटा आपके पास मौजूद होगा तो इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं होती है और उसका समुचित इस्तेमाल करते हुए आप एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, अपने काम को भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वो मानव श्रम जाया नहीं जाने वाला है, ना ये उनको कोई उत्कोच या अनुदान दिया जा रहा है, बल्कि उनको उनके श्रम का मूल्य दिया जा रहा है और उनके श्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो यही काम इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के आ जाने के बाद से इस काम में तेजी आई है और प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे बड़े फायदे की। बिल्कुल डॉक्टर अजय, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि मनरेगा का जो स्कीम है, जिसमें अब तक केवल कच्चा काम ज़्यादा होता था, इसको और ऊपर ले जाया जा रहा है। साथ में जैसा आपने कहा कलहंस जी ने कि दो चीज़ें चल रही हैं, गांव के डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं उनको पैदा किया जाए और प्लस उस डेवलपमेंट में जो है उन लोगों को लगाया जाए जो हमारे चिन्हित लोग हैं। जी देखिए, जैसा कि सिद्धार्थ जी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि हम ये जो स्किल मैपिंग का काम कर रहे हैं, ये तो एक लेवल पे हो गया। अगले लेवल पे काम है बाई स्टेप अगर महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वहीं पर उसको ले जाने की कोशिश हो रही है। देखिए, एक सबसे श्रम शक्ति में परिवर्तित करते हैं, कैसे महिलाओं को उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। महामारी के इस दौर में हमको इस क्षेत्र में कम से कम और ज़्यादा सफलता मिली है। जी। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में स्वयं सहायता समूहों की ओर से, जैसा कि भी आपने बताया, मास्क बनाने का काम शुरू हुआ और कई चीज़ें। मास्क है, सैनिटाइजर। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी ये आवेदन मांगे गए कि कौन सी महिलाएं कौन से लोग अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनको जो सहायता दी जानी है फाइनेंस के तौर पर और उपकरणों के तौर पर, उनको बाजार कैसे उपलब्ध कराया जाए। जब इसकी शुरुआत की गई तो पाया गया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां
पुरुषों से कहीं ज़्यादा की तादाद में महिलाओं ने आवेदन किया और महिलाएं अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं। तो चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, जो कि मूलतः महिला आधारित हमारी व्यवस्था है, महिलाओं को काम करने की, महिलाओं को उत्पादक बनाने की, या अथवा हमारी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना हो, इन सारी चीज़ों में यहाँ तक कि जो एमएसएमई के जिसका जिक्र अभी चर्चा के पहले चरण में मैंने किया कि जो रोजगार संगम मेलों के आयोजन करके और लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उनको नई यूनिट खोलने और पुरानी यूनिट को और एक्सपैंड करने के लिए, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा लोग सामने आए हैं उनमें महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरी योजना जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना है, इस पूरी योजना के आने के बाद देखिए यह योजना 125 दिनों की जी। और उत्तर प्रदेश में आप लगातार देख रहे होंगे और ऐसा अन्य राज्यों में भी हो रहा होगा कि बहुत सारे 125 दिनों का लक्ष्य इसलिए रखा गया था कि यह माना जा रहा था कि प्रवासी मजदूर जो आए हैं वो बाद में वापस अपने कामों पर लौटेंगे, स्थिति सामान्य होगी। लेकिन हो ये रहा है कि बहुत सारी तादाद में, यानी कि अगर देखा जाए तो करीब 50% प्रवासी मजदूरों ने अब कामकाज को देखते हुए, अवसरों को देखते हुए यह इच्छा जताई है कि अब वो वापस नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल, अब वो उत्तर प्रदेश में ही या जिन राज्यों से आए हैं अपने गांव और घर में ही रहते जी, और यहाँ की जीडीपी को बढ़ाने में इन सबका योगदान होगा, हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो इस नाते से सिर्फ 125 दिन की सफलता के चश्मे से इसको नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि इस योजना के आने के बाद राज्यों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, राज्यों की जीडीपी में योगदान कैसे उनका बढ़ेगा और कैसे वो हमारी श्रम शक्ति जो पहले यहाँ से चली जाती थी अन्य राज्यों को समृद्ध करती थी, अन्य क्षेत्रों को, अन्य इलाकों को समृद्ध करती थी, ताकत थी वो बढ़ जाती थी। वो ताकत अब हमारी यहाँ लगेगी और उस ताकत का लाभ हमारे अपने प्रदेशों में दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, आपदा में अवसर की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमारी ये चर्चा है, सारा केंद्रित अगर हम करें तो बात कहीं ना कहीं कलहंस जी ने भी की, बैंकों की एक बड़ी भूमिका आती है। और जब कोई छोटी इकाई जो है पनपना चाहती है, उसके लिए उसको लोन कैसे मिले, उसकी जो आर्थिक बुनियाद है वो कैसे मजबूत पड़े, उसे परेशान न होना हो, कुछ इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, बैंकों के लिए खास करके इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि हम जो हैं, जो किसान आ रहा है या कोई भी एमएसएमई के लिए नया लोन लेना चाहता है तो उसके लिए हम छोटे लोन्स भी देने के लिए तैयार रहें। और दूसरी तरफ एक खास इस बात का ध्यान रखा गया कि बैंक में जो इंटरेस्ट उनको देना है, किसी प्रकार का जो लोन चल रहा है उस पे जो इंटरेस्ट देना है, उसका एक मॉरेटोरियम पीरियड रख दिया गया जो कि 6 महीने तक हो गया। तो मार्च से लेकर के और नवंबर तक कोई भी इंटरेस्ट देने की जो एक ज़रूरत थी उसको जो है हटा दिया गया। कोई भी जो कार्य कर रहा होता है, किसी प्रकार का उत्पादन कर रहा होता है, तो उसको एक बहुत बड़ी ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि उसको अपना लोन सर्विस करना पड़ता है। अगर वो लोन नहीं सर्विस करता है तो उसका क्रेडिट बढ़ता रहता है। तो ये मॉरेटोरियम पीरियड से उसको 6 महीने तक अगर जो है, जिस वक्त उसकी किसी प्रकार की जो सेलिंग है, जो किसी तरह का बेचने का, उत्पाद को बेचने का काम है, वो अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको पैसा देने में मुश्किल होती। तो ये जो 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड कर दिया गया, इसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत आसानी हो गई और उसने अपनी जो गतिविधियां हैं वो कुछ उत्पादों को और नए उत्पादों को बनाने के लिए अपना ध्यान देना उसने शुरू कर दिया। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हुआ है। और छोटे लोन से जो है, जो नए आए थे हमारे उत्पाद करने वाले, उनको फ़ायदा हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में एक अच्छी बात ये भी हुई, इसी दौरान, इसी महामारी के दौरान जब हम इस रोजगार योजना को क्रियान्वित किया जा रहा था, मैं फिर से एक बार उत्तर प्रदेश को फोकस करूंगा कि यहाँ पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। 59 मिनट के अंदर कैसे 59 मिनट्स का एक टाइम पीरियड रखा गया कि आप अप्लाई करते हैं, 59 मिनट्स के अंदर अंदर आपको कैसे लोन दिया जाए। जो 3 चरणों में अब तक अलग अलग 3 चरण मई में शुरू होता है, फिर जून में, जून के बाद जुलाई में, 3 चरणों में अलग अलग बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में छोटे मझोले उद्यमों को लोन दिया गया और वो सारे लोन एक ही दिन के अंदर प्रोसेस होकर एक ही दिन के अंदर उन लोगों को दे दिए गए। ब्याज के संदर्भ में अभी बताया, एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया इसी दौरान
जो स्टार्टअप को लेके था। अभी तक जो स्टार्टअप को आपने देखे होंगे, जो नया व्यक्ति जब आता था तो स्टार्टअप योजना के तहत जो उसे सहूलियतें और जो उसे रियायतें और जो लाभ दिए जाते थे वो आईटी सेक्टर तक ही केंद्रित था। स्टार्टअप योजना में बहुत सारे अन्य उद्योगों को भी शामिल कर दिया गया, यानी कि अगर हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अन्य किसी क्षेत्र में अगर हम कोई स्टार्टअप लाना चाहते हैं तो वो सारी सहूलियतें, वो सारी रियायतें, वो सारे लाभ जो आईटी सेक्टर को मिल रहे थे वो सारे लाभ अब सभी सेक्टरों के लिए कर दिए गए। इससे बहुत ऐसे लोग जो तकनीक के हिसाब से कुशल नहीं थे और वो अन्य क्षेत्रों में अपना रोजगार शुरू करना चाहते थे, अपना उद्यम शुरू करना चाहते थे, उनको भी अब ये सुविधा दे दी गई है कि वो अपने स्टार्टअप योजना का लाभ अन्य क्षेत्रों में भी ले सकें। जी बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्टर साहब केवल 30 सेकंड में आपसे हम प्रतिक्रिया चाहेंगे, समय हमारा समाप्त हो रहा है, कि ये योजना कितनी कारगर होगी श्रमिकों को, या जिनके लिए बनाई गई है योजना उनको लाभ कितना मिल पाएगा? श्रमिकों के लिए भी ये योजना बहुत अच्छी है और प्रदेशों के लिए भी ये योजना बहुत अच्छी है। शायद वो सारे के सारे एफर्ट्स जो बहुत समय से किए जा रहे थे वो बहुत ही छोटे समय में ऐसा दिखाई देता है कि वो सक्सेसफुल हो गए। लोगों ने भी उसके अंदर किया और सरकार ने भी, दोनों ने मिल करके इसके अंदर इस योजना को बहुत ही सुदृढ़ बनाया और हमें लगता है देश बहुत आगे बढ़ेगा इससे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के इस काल में एक बात साफ तौर पर कही कि आपदा में अवसर की तलाश होनी चाहिए। ये अवसर कहाँ मिलेंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्लेटफॉर्म दिया है। तमाम सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर कि अगर इस आपदा के काल में आपने कुछ नुकसान पाया है लेकिन बाकी जिंदगी के लिए आपको कुछ न कुछ इंतजाम करने का अवसर भी दिया जा रहा है। और वही अवसर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना है जो आज आप लोगों के बीच में है। निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसी अपेक्षा के साथ आप सारे लोग स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को अनेक चीज़ों पर बताया। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।